Assalamualaikum. We are doing March 2023 paper 22. This is the latest paper we have. जो हमारा session है ये उसका latest paper है. This is the latest paper of it. दिस इज द लेटेस्ट पेपर मार्च 2023 और इसका अभी मेरे पास थ्रेशोल्ड नहीं है. तो आई एम नॉट श्योर कि वैसे होगा अराउंड 40 के आसपास ही होगा. 40 तो बहुत एक हाई नंबर होता है हमारे. सो यू कैन सी दिस वन. अंडरलाइन ऑल द एसआई बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग लिस्ट. जो आपको लिस्ट नजर आ रही है वो जो एसआई यूनिट्स होती हैं देयर आर 7 टोटल. उनमें से हम ज्यादातर एएस में 5 को कवर करते हैं. So SI base units में ampere is the SI unit. फिर coulomb is not. Coulomb is an derived unit. फिर current is there and Kelvin is there. A toy car moves in a horizontal straight line. The displacement of the car is given by the equation where A is the acceleration of the car, V is its final velocity. State two conditions that apply to the motion of the car in order for the above equation to be valid. देखो असल इक्वेशन जो है वो तो लग रहा है, एक्चुअल इक्वेशन लग रहा है कि ये है, ठीक है. और इसने फिर u को 0 किया और तभी ये इक्वेशन ऐसी हो गई है. अगर आप इसमें देखें s इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो 2 कंडीशंस कौन सी होंगी ताकि ये इक्वेशन वैलिड हो जाए. सो आई फील कि द 2 इक्वेशंस आर लाइक दिस. कि 2 इक्वेशंस कौन सी होंगी. एक होगी, इनमें से एक इक्वेशन जो होगी वो होगी कि इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 0. सेकंड कंडीशन होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, बिकॉज इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती कब है, और भी लिख सकते हैं, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन लगती कब है जब आप ये कह दें कि जब आप ये बताएं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. रिकॉल कर लो कि आपके पास एसआई बेस यूनिट्स कौन सी होती हैं, वो एक मर्तबा देख लो. अब उसमें the initial speed or velocity must be 0. The magnitude of acceleration must be constant or uniform. क्योंकि ये पास पेपर्स की क्यूरी क्लासेस हैं तो आई ऑलवेज एम्फेसाइज कि तुम पेपर करके रखो. ठीक है. अब हमने ये 2 कॉन्सेप्ट साथ में रिलेट कर लिए. अब आप उसके बाद आगे पढ़ो. An experiment is performed to determine the acceleration of the car in part B. The following measurements are obtained. ये बेसिकली वो परसेंटेज में ना अनसर्टेनिटीज दी हुई हैं. जो परसेंटेज होती है वो आप डायरेक्ट अनसर्टेनिटी बना सकते हो. एक्सेलरेशन ए ऑफ द कार. अब इसमें देखो जो तुम्हें मैंने अप्रोच बताई है, फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है वी स्क्वायर अपॉन 2s. s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a. एक्सेलरेशन ऑफ द कार, पहले कह रहे एक्सेलरेशन निकालो और फिर कह रहे एक्सेलरेशन में अनसर्टेनिटी निकालो. तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन
2a किया होगा। अगर आप a को सब्जेक्ट बना लो तो v स्क्वायर अपॉन 2s हो जाएगा। फिर जब आप इसको डेबा में अच्छा अभी तो यहाँ तो आपको डेबा नहीं करना, तो आप यहाँ पर सिंपली बस v पुट कर दो, v पुट कर दो और s पुट कर दो। v दिया हुआ है, v जो है v दिया हुआ है 3.89 और s नहीं सॉरी s 3.89 है। जो s दिया हुआ है वो 3.89 है और जो v दिया हुआ है वो 2.75 है। ये पुट कर दो और फिर एक्सेलरेशन निकाल लो। नीचे जो परसेंटेज वाला केस आ रहा है उसमें तुम क्या करो कि डेबा ए अपॉन ए, अब यहाँ रखो 2 इन्वॉल्व नहीं होगा, जो पावर वाला वो 2 है वो तो आएगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर में s के साथ 2 है वो इग्नोर हो जाएगा। देखो ये बनेगा। अगर तुम्हें इसको परसेंटेज बनाना है तो इसको इंटू 100 कर दो। ये जो सिंबल है ये वाला आप इसकी जगह डेल्टा भी लिख सकते हो। असल में तो ये अनसर्टेनिटी के लिए डेबा पढ़ते हैं, लेकिन ये सिमिलर सिंबल है। अब ये वर्किंग चेक करो। Use your answer to C part 1 and C part 2 determine the absolute uncertainty। देखो absolute uncertainty जो है उसके लिए पहले तुम एक फॉर्मूला खुद बना लो। परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी इन ए, डेबा ए अपॉन ए इंटू 100। परसेंटेज अनसर्टेनिटी पिछले पार्ट में निकल आई है। डेबा ए को सब्जेक्ट बनाओ। जब तुम डेबा ए को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये आएगा परसेंटेज डेबा ए इंटू ए अपॉन 100। ऐसे तुम अरेंज करोगे ना तो ये आंसर बन जाएगा। ये बेसिकली पिछले वाले पार्ट से आपको वैल्यूज लाकर इसमें पुट करनी है और सॉल्व करना है।
A motor uses a wire to raise a block as illustrated. The base of the block takes a time of 0.49 second to move vertically upward from level X. ये वाला है लेवल X. यहां से हम ऊपर जा रहे हैं एट अ कांस्टेंट स्पीड. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये जो लिखा होता है बीच में स्पीड कांस्टेंट, इसका मतलब होता है कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो कर दो, ऊपर नीचे फोर्स बराबर कर दो. During this time, the wire has a strain of 0.0012. The wire is made of metal of Young modulus 2.2 times 10 power 11 Pascal and has a uniform cross section. हमें Young modulus दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है सिग्मा. The block has a weight of this much Newton. ये ब्लॉक का वेट भी दिया हुआ है. The weight of the wire is negligible. वायर के वेट को छोड़ दें. The cross sectional area of the wire. यंग मॉड्यूलस के दो फॉर्मूला होते हैं ना, एक होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन और एक होता है एफ एल अपॉन ए ई. तो आप उसको देख लो और साथ में इंक्रीज, अच्छा वो अगला इंक्रीज पर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. स्पीड कांस्टेंट है तो ऊपर नीचे फोर्स बराबर होगी. क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए या तो आप ये करो कि आप यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिखकर उसमें सारी वैल्यूज प्लग इन करो. यंग मॉड्यूलस जो है इट्स अ टाइप ऑफ रेशियो. यंग मॉड्यूलस है सिग्मा अपॉन ई, उसको पुट करो, फिर रीअरेंज करो ई को और उसमें एरिया को सब्जेक्ट बना के सॉल्व कर लो. ये वर्किंग देखें. The increase in the gravitational potential energy of the block. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है तो सारी एनर्जी ग्रेविटेशनल में जारी होगी. उसका फॉर्मूला होता है mgh. अगर आपने उसको सॉल्व करा है तो आप सिंपली क्या करोगे कि उसमें आप पहले तो हाइट निकाल लो, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है ना, तो हाइट इज इक्वल, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और उसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दो.
चलो आगे पढ़ो. द मोटर हैज एन एफिशिएंसी 56%. कैलकुलेट द इनपुट पावर ऑफ द मोटर एज द बेस ऑफ द ब्लॉक मूव फ्रॉम एक्स टू वाई. ये इसको लेके जा रहा है एक्स टू वाई. तो अब जब ये एक्स टू वाई लेके जाएगा तो मोटर की कुछ एनर्जी वेस्ट होगी. हमें ये पता करना है कि मोटर, हमें ये बता दिया उसने कि एफिशिएंसी सिर्फ 56% है. हमें आउटपुट पावर पहले निकालनी होगी. एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. एफिशिएंसी इज ऑलवेज आउटपुट अपॉन इनपुट. एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट. तो आप पहले उसमें क्या करो, इनपुट पावर इनपुट पावर पहले आउटपुट पावर निकालो, उसको एफिशिएंसी के फॉर्मूला में डालो और फिर सॉल्व कर दो. देखो इसकी वर्किंग कंपेयर करो. The base of the block now has a uniform deceleration of magnitude 1.3. अब वो ना स्पीड पहले तो कांस्टेंट थी ना, अब रिटार्ड होना शुरू हुआ. लेवल y, फ्रॉम लेवल y until the base of the block stops at level z. देखो x से y तक यहाँ पर आप देखोगे तो स्पीड कांस्टेंट है. यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं है बल्कि एक्सेलरेशन है, और z पे पहुंच के ब्लॉक रुक जाता है. ठीक है. अब आपको कह रहे हैं कैलकुलेट द टेंशन इन द वायर एज द बेस ऑफ द ब्लॉक मूव फ्रॉम वाई टू जेड. जब एक्सेलरेशन आ जाए तो फिर क्या लगाते हैं? वो रिजल्टेंट फोर्स आ गई ना, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट करती है. अब आप एग्जामिनर को बताओगे कि टेंशन ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है. तो जब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो पहले आप फॉर्मूला बना लो, ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और उसमें ये सारी वैल्यूज प्लग इन करो और टेंशन कैलकुलेट करो.
Then he says, ये जरा ट्रिकी पार्ट होते हैं जब स्केच आता है. The base of the block is at level x, y and z at time these respectively. देखो ये याद रखो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. सबसे पहले तुम हमेशा ये देखा करो कि ग्राफ के एक्सिस क्या हैं. अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसके y एक्सिस पे डिस्टेंस है और x पे टाइम है. सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट. इसका ग्रेडियंट होगा वेलोसिटी, बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी. डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, और शुरू में वेलोसिटी कांस्टेंट है और बाद में वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई, वो जब एक्सेलरेशन है ना y टू z. तो इसमें आपको उसी के हिसाब से स्केच बनाना है. Question number 3. A uniform beam AB is attached by a hinge to a wall at end A. इसमें एक फोर्स एंगल पे लग रही है 50 डिग्री एंगल पे 17 न्यूटन. The beam has length 0.5 meter and weight W. A block of weight W and a block of weight 12 Newton rests on the beam at a distance of this much meter from end B. The beam is held horizontal and in equilibrium. ये आपको नोट रखना है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है. टू कंडीशंस फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम. बहुत पूछते हैं पेपर में रेगुलर. तो दो कंडीशंस हैं. पहली क्या है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 एंड द सेकंड कंडीशन सिग्मा एम इज इक्वल. रिजल्टेंट फोर्स 0 होनी चाहिए और रिजल्टेंट मोमेंट जो है वो 0 होना चाहिए. So that the vertical component of the tension in the spring is 13. अब देखो ये तुम यहां पर रिजॉल्व कर दो तो यहां आएगा 17 cos 50, और अगर आप इधर लाएंगे तो होगा 17 sin 50. ऐसे रिजॉल्व कर दो और वर्टिकल कंपोनेंट बना दो.
Then he says by taking moments about end A, calculate the weight of the beam. अब हमने vertical component तो निकाल लिया, वो कह रहे हैं moment A पे ले लो, तो इसका मतलब है कि he wants कि आप जो pivot है वो A पे ले लें. फिर वो लगेगा clockwise moment is equal to anti clockwise moment. W और 12 न्यूटन दोनों नीचे की तरफ हैं. 17 sin 50 जो है ये ऊपर की तरफ है. तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को रखो, इक्वेशन बनाओ और सॉल्व कर लो. by taking moments about NA, अब आपने ये वर्किंग देखी. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बीम बाय द हिंज. ये जहां पर इसने इसको हिंज किया हुआ है, ये जो हिंज लिखा हुआ है ना, यहां पर जो वर्टिकल फोर्स है वो निकालनी है. अब इसके लिए लॉजिक क्या है, देखो जब तुम इसको दोबारा से ड्रॉ करो, तुम इसकी बीम डायग्राम देखो कि यहाँ पर हिंज पर दो फोर्सेस होंगी, क्योंकि एक तुम्हारी फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रही है, ये उसके सामने लग रही होगी. अब ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, इसमें तुम सारी डायग्राम पे वर्किंग कर लो. जब आप इसको रख के इसमें सारी वैल्यूज मार्क कर देंगे ना, तो फिर आप इक्वेशन बना लें. और ऑब्जेक्ट चूंकि इक्विलिब्रियम में है, तो नेट अपवर्ड इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड होगा, टोटल अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड, और वो बनाएंगे तो उससे फिर फोर्स निकल आएगी. The block is now moved closer to end A of the beam. Assume that the beam remains horizontal. ये जो ब्लॉक रखा हुआ था इसने यहां पर, देखो ये वाला ब्लॉक ना, ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसकी बात कर रहा है. कह रहे हैं कि द ब्लॉक इज नाउ मूव क्लोजर टू एंड ए ऑफ द बीम. एज्यूम दैट द बीम रिमेन्स हॉरिजॉन्टल. स्टेट वेदर दिस चेंज विल अकर, डिक्रीज और इंक्रीज, हैव नो इफेक्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बीम बाय द हिंज. अब जाहिर है जब ये उसके करीब जाएगा तो उसको बैलेंस होना पड़ेगा. ये जब उसके करीब जाएगा तो वो जो फोर्स हिंज से लग रही है वो कम हो जाएगी. जब ये ब्लॉक थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो है तो ये 12 न्यूटन पूरा,
इसका वेट तो नहीं बदलेगा, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, ताकि वो उसी तरह से दोबारा वापस इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन्टल हो जाए। Two blocks slide directly towards each other along a frictionless horizontal surface as shown. In the blocks collide and then move as shown. After collision, the blocks are moving in the same direction. Block X initially moves to the right with a momentum of 0.37 kilogram per meter second. Block Y initially moves to the left with a momentum this. After the blocks, while block A moves to the left along its original path, block Y also move to the left. दोनों अब लेफ्ट को जा रहे हैं. Block X has initial kinetic energy. अगर आपको एनर्जी दी हुई है तो आप उस एनर्जी को फॉर्मूला में डाल दें. आपको एनर्जी दी है, मोमेंटम दिया है, उससे आप एक रिलेशन मैंने बनवाया था, उसको डालकर एनर्जी को फॉर्मूला में लाएं और फिर उसको रीअरेंज करके मास निकाल लें. ये बहुत कॉमन है, मास और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिक्स किया जा सकता है. Determine the magnitude of the momentum of block Y after the collision. Momentum का वो फेमस फॉर्मूला जो है ना, वो इसमें लगा दो. जो फॉर्मूला होता है m1u1 और इनिशियल मोमेंटम और फाइनल वाला m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, वो लगाओ और उसको रखकर या डायरेक्टली मोमेंटम्स को डालकर, क्योंकि इस सवाल में एक अनयूजुअल चीज तुमने देखी होगी कि इसमें मोमेंटम्स दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट मोमेंटम पुट कर दो और सॉल्व कर लो. देखो, block X and exerts an average force of 7.7 on block Y during the collision. Calculate the time that the blocks are in contact. वो जो फॉर्मूला है impulse is equal to force upon time, वो लगाओ और impulse upon time force होता है, तो ये वाला फॉर्मूला है, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो. और impulse क्या होता है? impulse होता है m ब्रैकेट में v माइनस u. अब चूंकि यहाँ डायरेक्ट इंपल्स में मोमेंटम डाल सकते हैं, मोमेंटम डायरेक्ट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट पुट कर दो.
बस इस सवाल में ये चीज थोड़ी डिफरेंट थी। पहली मर्तबा मैंने बहुत अरसे बाद देखा कि इन्होंने मोमेंटम को डायरेक्ट इंसर्ट किया हुआ है और उससे वो फॉर्मूलाज थोड़े से शफल हो जाते हैं जब आपने वो फॉर्मूला वी के साथ याद किया हो। A microphone and cathode oscilloscope are used to analyze a sound wave of frequency 5000 hertz. The trace that is displayed on the screen of the CRO is shown. Determine the time based setting. Time based setting का तरीका ये है कि आपको डिवीजन तो उसने मार्क करके दे दी, अब आप फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड बना लो या डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी रख लो। आपको ये बताना है कि टाइम बेस का मतलब होता है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे जाके उसकी मार्किंग निकाल लें। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी रख के देखो ये आपका, मैंने एक्स एक्सिस भी मार्क किए। फ्रीक्वेंसी रखकर पहले टाइम पीरियड निकाल लें। टाइम पीरियड जो है वो होता है टाइम बेस इनटू नंबर ऑफ बॉक्सेस इन वन पीरियड, वो फॉर्मूला में पुट कर दें और उससे फिर वो टाइम बेस की सेटिंग निकल आएगी। The intensity of the sound detected by the microphone is now increased from its initial value of I to a new value of 3I. The frequency of the sound is unchanged. ये मैंने क्लास में भी करवाया था एंड आई टोल्ड कि देखो ये तुम याद रखो कि इंटेंसिटी ट्रिपल होने का मतलब एम्पलीट्यूड ट्रिपल नहीं होता, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो वो स्क्वायर वाले मेथड से करोगे और पहले तुम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो इस तरह करके और कैलकुलेशन करके फिर उस स्क्रीन पे प्लॉट कर दो। An arrangement for demonstrating interference using light is shown. अब ये यंग्स डबल स्लिट है और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डेटा दिया हुआ है। फिर वो कहता है द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फ्रॉम द लेजर इज 630, द लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द डबल स्लिट, द सेपरेशन ऑफ द टू स्लिट इज दिस, वो स्मॉल डी है, ये वाला जो है लैम्डा है और ये वाला ए है। Coherent light waves from the slit from an interference pattern of bright and dark fringes are seen. The distance between the centers of two adjacent bright fringes, ये भी दिया हुआ इसने x और coherent भी है। Why a bright fringe is produced by the waves meeting at point P. अब ये जो पॉइंट P है ना वो बिल्कुल बीच में, वहां पाथ डिफरेंस 0 होता है, इसलिए ऐसा होता है। फिर वो एक सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं डी, वो फॉर्मूला लगा दो और फॉर्मूला लगाकर उसमें वैल्यूज प्लग इन करो। पाथ डिफरेंस चूंकि 0 है पी पर इसलिए ऐसा होगा, फिर फॉर्मूला लगाओ और उसको रीअरेंज करके वो निकाल लो वैल्यू।
The wavelength of the light in part B is now varied. This causes a variation in the distance x between the centers of two adjacent bright fringes on the screen. Distance d जो है ना वो सेम है. Sketch a graph to show the variation of x with lambda from 400 to 700. 400 to 700 आपका विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है ना, तो उसी में वो मूव करेगा ताकि वो नजर तो आता रहे. आप एग्जामिनर को समझाओगे कि देखो x जीरो से तो शुरू नहीं हो सकता ना, क्योंकि x तो सेपरेशन है, वो तो जीरो का मतलब दो फ्रिंजेस मर्ज हो जाएंगी. तो आप इसमें दोनों को फॉर्मूला में देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगी, प्रोपोर्शनैलिटी होगी और लाइन ऊपर जाएगी. Define the potential difference across a component. It's a work done per unit charge to convert electrical energy into any other form of energy. फिर वो एक स्केच दे रहा है, आप इसको देख के पहचान सकते हो कि दिस इज एक्चुअली इन अ सेमीकंडक्टर डायोड. ये उसने आपको बताया हुआ है, ये डायोड का स्केच है. ये शुरू में लाइन हॉरिजॉन्टल है, फिर ऊपर जाती है. The figure 6.1 to describe qualitatively the resistance of the diode in the range 0 till 0.25. 0.25 तो उसमें वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है. रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है जो करंट को नहीं आने दे रही. दे वेरिएशन इफ एनी इन द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एज वी चेंजेस फ्रॉम 0.75 टू 1. तो फिर क्या होगा कि वोल्टेज बढ़ेगा, करंट रेजिस्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी, तभी करंट आना शुरू हो जाएगा. A battery of electromotive force 12 volt and negligible internal resistance is connected to a uniform resistance wire XY, a fixed resistor and a variable resistor. यहाँ आपको सारा सर्किट शो हुआ है. The fixed resistor has a resistance of 5 ohm. The current in the battery is 2.7 and current in the fixed resistor is 1.5. Calculate the current in the resistor wire. अब ये resistor wire जो है ना, फिक्स रेजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम. रेजिस्टर वायर उसने हाईलाइट की हुई है, दोनों पैरेलल में है, यानी वो नीचे वाले सर्किट के साथ पैरेलल है. तो उस रेजिस्टर वायर पे वोल्टेज तो 12 वोल्ट आएगा. आप उसमें वोल्टेज रखोगे और करंट आपको दिया हुआ है उसने, तो 2.7 ऊपर से आ रहा है. रेजिस्टर वायर में जो वोल्ट करंट आ रहा है ऊपर से आ रहा है 2.7, नीचे चला गया 1.5. तो वो जो किरचॉफ वो जो सॉरी उसका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है जंक्शन वाला, वो लगा के करंट को माइनस करके रख दो. डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर. ये वेरिएबल से नीचे लगा हुआ है, ये दोनों सीरीज में है. अब इसके ऊपर 5 ओम है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि किस रेशो से आएगा, लेकिन आपको वेरिएबल रेजिस्टर जो है वो दिया हुआ है. अब वो वोल्टेजेस का सम बराबर है. सर्किट का वोल्टेज है 12, नीचे वाले लूप पर भी 12 आएगा. 1.5 इंटू 5 करके रेजिस्टर पे वोल्टेज आएगा, उसमें भी करंट तो 1.5 ही जाएगा, करंट सीरीज में सेम होता है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं पता. तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो.
wire XY has a length of 2 meter. Point Z on the wire is a distance of 1.6 meter from point X. The fixed resistor is connected to the variable resistor at point Y, point W. Determine the PD of between W and Z. अब ये कह रहे हैं कि XY has a length 2 meter. देखो X से Y की लेंथ इसने दी है, X से Y की टोटल लेंथ है 2 मीटर, उसमें ये 1.6 Z की पोजीशन है. रेशो लगती है ना स्ट्रेट लाइन पे, जो वोल्टेज होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है. और वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्ट हुआ हुआ है डब्ल्यू पर. अब आप क्या करो कि पहले जी पे पोटेंशियल निकालो, फिर वाई पे निकालो और दोनों को ना माइनस करो. पोटेंशियल निकाला है मैंने एक्स जी, फिर निकाला है जी डब्ल्यू, दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास वोल्टेज आ जाएगा. The resistance of the variable resistor is now increased. By considering the currents in every part of the circuit, state and explain whether the total power produced by the battery decreases, increases or stays the same. ये इनका बड़ा फेवरेट टॉपिक है. रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज इंक्रीज. अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ाएगा तो नीचे जो आपके पास लाइन है उसमें करंट कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट कम हो जाता है. जब करंट नीचे कम होगा तो करंट आपका सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ेगी, करंट फिक्स रेजिस्टर में डिक्रीज करेगा. रेजिस्टेंस वायर रिमेन, जो करंट इन रेजिस्टर वायर अनचेंज, तो बैटरी का करंट कम हो जाएगा और पावर प्रोड्यूस बैटरी डिक्रीज कर जाएगी. Nuclei X and Y are different isotopes of the same element. Nucleus X is unstable and emits a beta plus particle to form nucleus Z. बीटा प्लस डीके हो रहा है, और जब बीटा प्लस डीके होता है तो वी हैव दिस इक्वेशन. ये वाली जो चार्ज है न्यूक्लियस पे, वो आपको देखो पहले ये समझना पड़ेगा कि आइसोटोप्स का तो नंबर ही सेम होता है. हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. एक्स हैज सम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वाई, देयरफॉर द चार्ज ऑफ एक्स इज द सेम एज द चार्ज ऑफ वाई. न्यूक्लियस जी का जो उधर आपका प्रोडक्ट बन रहा है, एक्स हैज वन मोर प्रोटॉन देन जी, सो एक्स हैज ग्रेटर चार्ज. हेड्रॉन्स कैन बी डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स. हेड्रॉन्स के दो ग्रुप्स होते हैं, बेरियॉन्स एंड मीसॉन्स, जो हमें पता है. ग्रुप पी एंड क्यू, दूसरे ग्रुप का नाम बता दें तो वो बेरियॉन होते हैं और मीसॉन्स होते हैं. डिस्क्राइब इन जनरल टर्म द कॉर्क स्ट्रक्चर ऑफ हेड्रॉन दैट बिलोंग टू ग्रुप क्यू. ये मेमोरी है बेसिकली. इस चैप्टर का मेजॉरिटी डेटा जो है वो मेमोरी बेस है. बेरियॉन्स होते हैं और मीसॉन्स होते हैं. दीज आर द टू कॉमन लूप्स. आप बताओगे कि जो ग्रुप क्यू कहलाता है ना, जिसको वो ग्रुप क्यू कह रहे हैं, उसमें एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है. चलें, we have done this paper and we will do it, we will continue our work in our next class.
अल्लाह हाफिज।